हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलिस्ट्रेटर। आज हम टॉय स्टोरी पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ये मूवी नवंबर 1999 में रिलीज हुई और टॉय स्टोरी पार्ट 1 से ज्यादा सक्सेसफुल भी रही। अगेन पार्ट 1 की तरह ही इसके भी रॉटेन टोमेटोज पर 100% की रेटिंग है। ये मूवी उस लिस्ट में आती है जहां सीक्वल फिल्म्स अपने पार्ट 1 से ज्यादा बेहतर होती हैं। पार्ट 2 में कुछ नए कैरेक्टर्स भी आए हैं जो कि टॉयज हैं बेसिकली। स्टोरी से पहले हम पार्ट 2 में जो नए टॉयज एंड कैरेक्टर ऐड हुए हैं उन्हें जान लेते हैं। मैं पार्ट 1 वाले कैरेक्टर और टॉयज के बारे में नहीं बता रही क्योंकि उनको ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया है। आई बटन में पार्ट 1 का लिंक है आपकी सुविधा के लिए। एल मैकविगन ये एक टॉय कलेक्टर हैं और बहुत सारे पुराने टॉयज को कलेक्ट करके रखते हैं और उन्हें म्यूजियम में बेचते हैं। साथ ही ये एल टॉयज बार्न शॉप के ओनर भी हैं। और है यूटिलिटी बेल्ट बज लाइटियर। ये बज लाइटियर ही है और इनके पास एक न्यू गैजेट है यूटिलिटी बेल्ट, इसीलिए इन्हें मूवी में यूटिलिटी बेल्ट बज बोला गया है। जैसी एक काउगर्ल है और ये वुडी के साथ उनके राउंड अप गैंग में थी। बुलसाई वुडी के हॉर्स हैं और ये भी पहले राउंड अप गैंग में थे। स्टिंकी पीट एक ऐसे टॉय हैं जो कि भविष्य बताते हैं और ये आज भी अपनी ओरिजिनल पैकिंग में है। इन्हें किसी ने आज तक इनके बॉक्स से नहीं निकाला है। एविल एम्पायर जर्ग का इंट्रोडक्शन भी इस मूवी में हुआ है। इनका रोल कुछ ज्यादा देर का नहीं है और ये रिवील हुआ है कि ये यूटिलिटी बेल्ट बज के फादर हैं। बस्टर एंडी का डॉग है जो कि एंडी को क्रिसमस प्रेजेंट में मिला था पार्ट 1 के एंड पर। स्टोरी स्टार्ट होती है कि वुडी अपनी हैट को ढूंढ रहा है। उसकी हैट दरअसल गुम हो गई है। आज उसे एंडी के साथ काउबॉय कैंप में जाना है, इसीलिए उसके पास उसकी हैट होना बहुत जरूरी है। आखिर उसे अपनी हैट मिल जाती है। जब वो एंडी को आते हुए सुनता है तो रेडी हो जाता है, पर एंडी खेलते खेलते गलती से वुडी का हाथ फाड़ देता है। अब एंडी उदास था कि वुडी को ऐसे टूटे हुए हाथ के साथ में कैंप में नहीं ले जा सकता। एंडी की मॉम आती है और वुडी को ऊपर के सेल्फ पे रख देती है कि जब हम कैंप से वापस आएंगे तब इसे ठीक करवा देंगे। एंडी उदास मन से काउबॉय कैंप चला जाता है। वुडी वहीं ऊपर सेल्फ पर उदास बैठा रहता है कि अब क्या होगा। तभी वो बुक के पीछे किसी की आवाज सुनता है। ये विजी पेंगुइन थी जिसकी सीटी खराब हो गई थी 2 महीने पहले, पर तब एंडी की मॉम ने कहा था कि इसे ठीक करवा दूंगी, पर उन्होंने विजी को ऊपर छिपा दिया और ठीक करवाने वाली बात उन्होंने बस एंडी का मन रखने के लिए बोली थी। अब विजी पेंगुइन की हालत बहुत खराब है। वो इतने दिनों से सेल्फ पर पड़ा हुआ है अकेले और वहाँ की डस्ट से उसकी सीटी और भी खराब होती जा रही है। आज एंडी की मॉम यार्ड सेल भी कर रही है जिसमें वो घर के पुराने सामान घर के बाहर लगाकर बेचेंगी, जिसके लिए अब वो एंडी के कुछ पुराने टॉयज लेने आती हैं और वहाँ सेल्फ पर से विजी पेंगुइन को उतार कर ले जाती हैं बेचने के लिए। विजी जाने पर बहुत उदास हो जाता है। तब वुडी डिसाइड करता है कि वो विजी को बचाएगा। वुडी एंडी के डॉग बस्टर को सीटी मारकर बुलाता है। एंडी का डॉग और वुडी की बहुत अच्छी दोस्ती है और वुडी उसके ऊपर बैठकर यार्ड सेल की तरफ चलने को बोलता है। डॉग उसे वहाँ ले जाता है। वुडी विजी को रेस्क्यू कर लेता है, पर वो खुद वहाँ गिर जाता है और एक बच्चा उसे देखकर उठा लेता है, फिर उसे टेबल पर रख देता है। जिसके बाद वुडी को एल मैकविगन जो कि एल टॉय बार्न के ओनर हैं और एक टॉय कलेक्टर भी हैं देख लेते हैं। उनके कलेक्शन में उन्हें वुडी का इंतजार था। वो एंडी की मॉम को $50 का ऑफर देते हैं, पर एंडी की माँ मना कर देती है कि ये हमारा फैमिली टॉय है। वो वुडी को कैश बॉक्स में बंद कर देती हैं, पर एल मैकविगन वहाँ का लॉक तोड़कर वुडी को लेकर भाग जाते हैं। अब ये सब बाकी सारे टॉयज विंडो पर खड़े होकर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख रहे थे। बज तुरंत नीचे आता है और एल मैकविगन का पीछा करता है, पर वो उसकी कार पर चढ़ नहीं पाता और कार से गिर जाता है। लेकिन बज ने एटलीस्ट कार का नंबर प्लेट देख लिया था। अब बज घर वापस आकर उसके नंबर प्लेट को डिकोड करने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है ये एल टॉय बार्न की कार है। अब ये लोग प्लान करते हैं कि हम जाकर वुडी को बचाएंगे। सारे टॉयज टीवी में एड देखकर एल टॉय बार्न का एड्रेस निकालते हैं। अब बज, हैम, मिस्टर पोटैटो हेड, स्लिंकी डॉग और रेक्स वुडी को रेस्क्यू करने के लिए निकल जाते हैं। अब जब एल मैकविगन अपने घर पहुंचते हैं तो वुडी को रूम में बंद करके अपने काम पर निकल जाते हैं। तो वुडी वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी वो जेसी,
बुल्सआई और स्टिंकी पीट से मिलता है। जेसी वुडी को देखकर बहुत खुश होती है कि स्टिंकी पीट ने कहा था कि तुम जरूर आओगे और हमें आजाद करोगे। तब वुडी बहुत कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। तब स्टिंकी पीट उसकी वॉल ऑफ फेम दिखाते हैं जहाँ वुडी के सारे खिलौने और बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। वुडी को बिलीव नहीं होता कि वो इतना फेमस था। अब जेसी और बुल्सआई उसे उसका टीवी प्रोग्राम दिखाते हैं जिसे वुडी बहुत एंजॉय करता है। अपने ऊपर बने हुए तरह तरह के टॉयज को देखकर भी वो सोचता है कि काश मैं ये सब बाकी टॉयज को दिखा पाता कि मैं कितना फेमस हूँ। वो सारे डांस और एंजॉय कर रहे होते हैं। तब स्टिंकी पीट वुडी को बताते हैं कि अब हम सब म्यूजियम में बेचे जा रहे हैं टोक्यो जापान में। अब ये वुडी को पसंद नहीं आता क्योंकि वो तो एंडी के साथ रहना चाहता था। वो सबको बोलता है कि एंडी मेरा ओनर है और मुझे उसके पास जाना है। इससे जेसी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि इतने सालों से स्टोरेज के अंदर में रहने के कारण अब उसे अंधेरे और फिर से स्टोरेज में बंद होने से बहुत डर लगता है। वो क्लैस्ट्रोफोबिक हो गई है। अब स्टिंकी पीट बताते हैं कि हमें तुम्हारा ही इंतजार था इतने सालों से, क्योंकि तुम्हारे बिना टोक्यो म्यूजियम वाले इस कलेक्शन को भी नहीं खरीदेंगे और हमारा फ्यूचर फिर से स्टोरेज में रहने का हो जाएगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि एल मैकविगन आते हैं सारे कलेक्शंस के साथ वुडी की पिक्चर लेने और वो गलती से वुडी की पूरी आर्म फाड़ देते हैं। अब एल मैकविगन तुरंत टॉय रिपेयर को कॉल करते हैं जो कि अगले दिन मॉर्निंग में आने की बात बोलता है। अब वुडी प्लान करता है कि अगले दिन जब टॉय रिपेयर मैन आकर उसकी आर्म ठीक कर देंगे उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। अब अगली सुबह ही बज और बाकी टॉयज भी एल टॉय बार्न पहुँच गए थे वुडी को रेस्क्यू करने, और उन लोगों ने रोड पर काफी एक्सीडेंट्स भी करवा दिए थे रोड क्रॉस करने में। पर आखिरकार अपने कॉम्बाइंड इफेक्ट्स के कारण वो लोग एल टॉय बार्न शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं और अब वहाँ इतने सारे टॉयज थे और उन्हें उसमें वुडी को ढूंढना था। सब हर तरफ जाकर वुडी को ढूंढने लगते हैं। तभी बज वहाँ रखे हुए बहुत सारे बज लाइट या टॉयज को देखता है और उन टॉयज के पास एक नया गैजेट था, यूटिलिटी बेल्ट का। बज सोचता है कि मैं एक यूटिलिटी बेल्ट ले लूंगा तो मुझे वुडी को रेस्क्यू करने में हेल्प मिलेगी। सो वो वहाँ डिस्प्ले में लगा हुआ बज की यूटिलिटी बेल्ट उतारने जाता है, पर वो यूटिलिटी बेल्ट बज ओरिजिनल बज को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम खुद अपनी बॉक्स से बाहर कैसे आए, तुम्हें अलाउड नहीं है कि तुम बॉक्स से बाहर आओ जब तक तुम्हारा ओनर तुम्हें ना निकाले। वो यूटिलिटी बेल्ट बज लाइटईयर अपने आप को एक स्पेस रेंजर ही समझ रहा था, ना कि एक टॉय, जैसा कि बज अपने आप को पार्ट 1 में समझता था। अब वो बज के साथ फाइट करके उसे पकड़ के बॉक्स के अंदर डाल देता है कि तुम ऐसे नहीं घूम सकते। उधर एल मैकविगन के घर अब टॉय रिपेयर मैन आते हैं और वुडी को रिपेयर करते हैं और वो वुडी की आर्म की बहुत अच्छी सिलाई करते हैं। वुडी के पेंट्स जहाँ जहाँ से उड़ गए थे वो उन्हें पेंट कर देते हैं। उसकी पूरी साफ सफाई के बाद अब वुडी बिल्कुल नए जैसा लग रहा था। उधर रेक्स और मिस्टर पोटैटो हेड भी बाकी आइल में वुडी को ढूंढ रहे थे। तभी रेक्स को वो बुक मिलती है जिसमें इविल एम्पेरर जर्ग का लोकेशन और उसे हराने का तरीका बताया हुआ था। रेक्स वो पूरी बुक पढ़ता है। तब तक बाकी टॉयज एक कार को लेकर बारबी डॉल से एल मैकविगन का पता पूछते हैं तो बारबी बताती है कि एल मैकविगन का ऑफिस उस तरफ है और वो कार से उन लोगों को उसके ऑफिस तक ड्रॉप करने जाती है। तभी इन लोगों को रास्ते में बज यूटिलिटी बेल्ट मिलता है जिसे कि रेक्स जब बोलता है कि मुझे पता है कि जर्ग को कैसे हराना है तो ये सुनकर वो तुरंत इन लोगों के साथ आ जाता है। अब जब ये लोग एल मैकविगन के ऑफिस में थे तभी वो वहाँ आता है तो ये लोग उसके बैग में घुस जाते हैं कि ये हमें वुडी तक पहुंचा देंगे। ओरिजिनल बज बहुत कोशिश करता है अपने बॉक्स से बाहर आने की और बाकी टॉयज को बताने की कि वो रियल बज है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो सबको एल मैकविगन के बैग में घुसे हुए और बाहर जाते हुए देखता है तो उनका पीछा करता है और कितने भी कोशिश के बाद वो उस बैग में नहीं पहुंच पाता और इस प्रोसेस में वहाँ बहुत सारे टॉय बॉक्स गिरा देता है जिससे कि एविल एम्पेरर जर्ग आजाद हो जाता है और बज को देखकर वो भी उसे खत्म करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। इधर वुडी की टॉय रिपेयर हो चुकी है और जब सब फिर से अकेले होते हैं तब वुडी को वहाँ से जाना था तो वो एक लास्ट बार जेसी से बात करने जाता है। तब उसे जेसी के पास्ट का पता चलता है। जेसी की ओनर का नाम एमिली था और वो उससे बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसके साथ खेलती रहती थी। पर एक दिन एमिली
एमिली बड़ी हो गई और उसका जेसी पर से इंटरेस्ट चला गया। और ऐसे में एक दिन एमिली ने जेसी को डोनेशन बॉक्स में डाल दिया। स्टिंग के पीट वुडी को बोलते हैं कि सोचो, जब एंडी बड़ा हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? वो तुम्हें अपने साथ कॉलेज तो नहीं लेकर जाएगा, पर वहीं एक म्यूजियम में तुम्हारी हमेशा केयर होगी और तुम वहाँ हमेशा के लिए बच्चों का इंटरेस्ट बने रहोगे। इन सब बातों को सोचते हुए वुडी डिसाइड करता है कि वो भी यहीं रहेगा और एंडी के पास नहीं जाएगा। जेसी भी वुडी के इस डिसीजन से बहुत खुश होती है। अब एल मैकविगन ने इनकी पैकिंग भी शुरू कर दी है और अब वुडी अपने न्यू लाइफ के लिए बहुत एक्साइटेड था और जेसी और बुलसाई के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। बाकी टॉयज जो एल मैकविगन के बैग में चढ़कर उसकी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए थे, अब लिफ्ट शैफ्ट के सहारे उसके फ्लोर पर जाने लगते हैं, क्योंकि एल मैकविगन ने अपना बैग कार में ही छोड़ दिया था। ओरिजिनल बज भी उनके पीछे आता है उन सबके फुटप्रिंट्स देखकर, और वो भी लिफ्ट शैफ्ट के सहारे ऊपर की ओर जाने लगता है। अब उनको वुडी की आवाज आती है तो वो उस तरफ जाते हैं और वो लोग तुरंत वुडी को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी ओरिजिनल बज वहाँ आता है और वो अपने शू पर एंडी का नाम दिखाता है, जिससे कि सब ओरिजिनल बज को पहचान जाते हैं। ओरिजिनल बज यूटिलिटी बेल्ट को कोड 546 बोलता है, फिर वो वुडी को इम्पेरर बोलता है और सबके साथ हो लेता है। मूवी में कहीं भी इस कोड 546 का मतलब हमें नहीं बताया गया है और क्यों यूटिलिटी बेल्ट बज वुडी को इम्पेरर बोलता है ये भी हमें नहीं पता चला है। अब बज वुडी को बोलता है कि चलो हम तुम्हें यहाँ से बचाने आए हैं, तो वुडी एंडी के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। वो अब अपने राउंड अप गैंग के साथ ही रहना चाहता था। बज उसे बहुत समझाता है कि तुमने ही मुझे बोला था कि एक टॉय की लाइफ का एम होता है कि कोई बच्चा उसके साथ खेले, और अब तुम ये क्या कह रहे हो? वुडी बोलता है कि मैं गलत था, अब अगर मैं एक बार और फट गया तो एंडी मुझे फेंक देगा। ये सब सुनकर बज वापस जाने लगता है और उससे बोलता है कि एक ग्लास के अंदर से सबको देखने में कोई मजा नहीं है, थोड़ी लाइफ पर किसी के प्यार के साथ जीना ही बेहतर है। अब वुडी बहुत उदास हो गया था और वो अपना टीवी शो देखता है जिसमें फ्रेंड्स के बारे में गाना था। तब उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है और बज को पुकारता है कि रुको, मैं भी आ रहा हूँ। स्टिंग के पीठ उसे रोकते हैं तो वुडी बोलता है कि क्या हुआ अगर एंडी बड़ा हो जाएगा, पर जब तक वो मेरे साथ खेलेगा मैं उस टाइम को एंजॉय करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। वुडी जेसी और बुलसाई को भी साथ चलने के लिए बोलता है कि चलो एंडी हम सबको प्यार देगा और हमारे साथ खेलेगा। जेसी और बुलसाई उसके साथ जाने के लिए तैयार भी थे, क्योंकि जेसी भी एमिली को बहुत मिस करती थी। पर तभी स्टिंग के पीट अपना असली रीजन बताते हैं कि वो आज तक बॉक्स में इसीलिए हैं क्योंकि कभी किसी बच्चे ने उनके साथ खेला ही नहीं। वो बस शॉप की एक शेल्फ पर पड़े रहे और किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। अब जब उनकी लाइफ में उन्हें एक पर्पस दिख रहा है तो इसे वुडी को बर्बाद नहीं करने देंगे और वो लिफ्ट के शाफ्ट को जिससे सारे टॉयज आए थे उसे टाइट बंद कर देते हैं। अब एल मैकविगन वहाँ आते हैं और सबको बॉक्स में पैकिंग करके एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। बाकी टॉयज भी ये सब लिफ्ट के खिड़की से देख रहे थे और अब जल्दी से उसके पीछे जाते हैं और लिफ्ट की इमरजेंसी डोर को खोलकर लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। पर लिफ्ट के ऊपर ही एविल एम्पेरर जर्ग था और वो बज को देखते ही उस पर अटैक करने लगता है। यूटिलिटी बेल्ट बज उससे फाइट करता है और बाकी टॉयज वुडी को रेस्क्यू करने चले जाते हैं। यूटिलिटी बेल्ट बज को इविल एम्पेरर जर्ग बताते हैं कि वो ही उसके डैड हैं और तभी रेक्स आकर इविल एम्पेरर जर्ग को नीचे गिरा देता है। रेक्स खुश होता है कि उसने जर्ग को हरा दिया, पर यूटिलिटी बेल्ट बज उसे डैड बोलता है। अब सारे टॉयज मिलकर लिफ्ट में वुडी को बॉक्स से निकालने की कोशिश करते हैं पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब एल मैकविगन अपनी कार से एयरपोर्ट की तरफ चल देते हैं तो सारे टॉयज अब पिज्जा प्लैनेट की कार देखकर उसे ले लेते हैं। स्लिंकी डॉग एक्सेलरेट करता है, मिस्टर पोटैटो हेड गियर संभालते हैं और बज ड्राइव करता है और ये लोग एल मैकविगन को फॉलो करते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एल मैकविगन वुडी, जेसी, बुलसाई वाला बॉक्स एयरलाइन कार्गो में दे देते हैं। बाकी टॉयज एक पेट बॉक्स में घुसकर कार्गो बेल्ट पर चले जाते हैं वुडी को बचाने के लिए। अब जब ये अंदर पहुंचते हैं तो कार्गो बेल्ट पर इतने सारे बैग्स थे कि इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब इन्हें उस ग्रीन बैग को ढूंढना था जिसमें वुडी था
बज पीछा करते करते उस ग्रीन बैग पर पहुंच जाता है जिसमें वुडी था, पर उसे स्टिंकी पीट मार कर गिरा देते हैं, जिससे वुडी भी अब स्टिंकी पीट पर गुस्सा हो जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। स्टिंकी पीट वुडी का आर्म फिर से फाड़ देते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि अभी बॉक्स में चलो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर अब बज और वुडी के बाकी टॉयज भी आते हैं और स्टिंकी को पकड़ के एक दूसरे बच्चे के बैग में डाल देते हैं, जहाँ अब स्टिंकी पीट किसी के टॉय बन गए हैं। अब सारे बैग्स कार्गो शाफ्ट पर और आगे निकलने लग गए हैं। बुलसाई बॉक्स से निकल जाता है पर जेसी बॉक्स में फिर फंस जाती है, लेकिन वुडी को जेसी को कैसे भी बचाना था। वो जल्दी से बुलसाई पर बज के साथ बैठ जाता है और उस बैग के पीछे भागने लगता है। तब तक जेसी का बैग फ्लाइट के अंदर रखा जा चुका था, तो वुडी एक दूसरे बैग में बैठकर फ्लाइट के अंदर जाता है और जेसी को उस ग्रीन बैग से बाहर निकालता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फ्लाइट लेट हो रही थी, तो कार्गो के डोर्स को बंद कर दिया जाता है और फ्लाइट भी उड़ान भरने की तैयारी करने लगती है और अब रनवे पे चलने भी लगती है। वुडी और जेसी व्हील्स के पास वाली जगह से नीचे उतरते हैं और बज बुलसाई के साथ वहां पहुंच जाता है। वुडी अपनी बैक स्ट्रिंग को वहां एक हुक में फंसाकर स्विंग करता हुआ फ्लाइट से नीचे बज के पास बुलसाई पर पहुंच जाता है। अब सीन अगले दिन का होता है, जहां सारे टॉयज घर वापस आ गए हैं और एंडी भी काउबॉय कैंप से वापस आ गया है। सारे टॉयज बेड पर अच्छे से खड़े थे और एंडी को लगता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए सरप्राइज रखा है। वो नए टॉय जेसी और बुलसाई को देखकर बहुत खुश होता है। अब अगले दिन एंडी खुद वुडी के हाथ को रिपेयर करता है और जेसी और बुलसाई एक नए फैमिली में आने के बाद फूले नहीं समा रहे थे। वीजी का स्क्वीकर भी अब एंडी की मॉम ने सही कर दिया है। अब बस वुडी से पूछता है कि वुडी तुम अभी भी परेशान हो कि एंडी तुम्हें भूल जाएगा। वुडी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे पास एंडी के साथ जितना टाइम है मैं उसे एंजॉय करूंगा और फिर तो तुम मेरे साथ हो ही, हमेशा साथ देने के लिए। तुम तो मेरे दोस्त हो फॉर इन्फिनिटी। स्टोरी पार्ट 2 एक ऐसी मूवी है जो कि अपने पहले पार्ट को जस्टिस करती है और साथ में उससे काफी बेहतर भी है। मुझे टॉय स्टोरी की सारी मूवीज बहुत पसंद है और आज भी बहुत से सीन पर कोई भी इमोशनल हो सकता है। पार्ट 1 में हमने देखा कि वुडी एंडी को कैसे अनकंडीशनल प्यार करता है, पर पार्ट 2 में जब उसे अपनी आइडेंटिटी मिल रही होती है तो वो एंडी को छोड़ने का फैसला कर लेता है, जो कि जनरली हर आदमी अपनी लाइफ में करता है। लेकिन जहाँ पार्ट 1 में बज एंडी से उतना रिलेटेड नहीं था, तो यहाँ वो वुडी एंडी दोनों के लिए कुछ भी करने को तैयार है और सबसे प्यारा बॉन्ड है वुडी और बज का। पार्ट 1 का भी एंड सीन इन्हीं दोनों का था और इस मूवी का भी। ये दोनों भले ही टॉय हैं, पर लगता है जैसे एंडी के गार्डियन एंजल हैं। जैसे कि बैक स्टोरी हमें दुखी करती है और ये भी एहसास करवाती है कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हुए हम कितनी चीजों को पीछे छोड़ जाते हैं जो कि कभी रियलाइज भी नहीं करते। आपको इस टफ टाइम में अपना वीकेंड अच्छा बनाना है तो न्यूज छोड़कर ऐसा कुछ देखो। बिलीव मी, ये मूवी बड़े भी बहुत एंजॉय करेंगे। आगे मैं टॉय स्टोरी फ्रेंचाइजी और पार्ट 3 को भी एक्सप्लेन करूंगी। सो इफ यू लाइक टू वॉच मोर देन हॉप ऑन टू मूवीज इलस्ट्रेटर एक्सप्रेस एंड रिंग द बेल so you don't miss the train. Bye bye, tata.